हमारे देश में तमाम उपायों के बावजूद भी बलात्कार या दुष्कर्म की समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवव्रत। दोस्तों, हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन हो रहे बलात्कार और व्यभिचार की घटनाओं से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानूनों के बारे में भी आप जानते ही होंगे। लेकिन फिर भी इन घृणित घटनाओं को रोकने में हमारे सभ्य समाज के सुशिक्षित लोगों द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल है। सर्वकालीन सद्गुरु ओशो इससे अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन भारत और भारतीयों का दुर्भाग्य कि सर्वकालीन सद्गुरु ओशो की देशनाओं, सरल और सुलझे विचारों को हमारे देश के मतिभ्रष्ट नेताओं ने कभी तवज्जो नहीं दी, जिसका दुष्परिणाम हम सब आज देश के चारों तरफ फैली अराजकता व अनैतिकता के रूप में भोग रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारे देश में हो रहे बलात्कार जैसे घृणित कृत्यों को रोकने के लिए ओशो द्वारा बताए गए उपाय की जानकारी लेकर आया हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और गंभीरता से सोचिए कि हमारे तथाकथित सभ्य और सुशिक्षित समाज को आज इन्हें अपनाने की ज़रूरत है या नहीं। और पूरा वीडियो सुनने के बाद इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने बेहद सख्त प्रावधान बनाए हैं। निर्भया कांड के बाद नए कानून के अनुसार किसी महिला को घूरना, गलत तरीके से छूना, उसके साथ छेड़छाड़ करना या अन्य किसी भी तरीके से उसका यौन शोषण करना, ये सभी रेप की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। साथ ही एक नया कानून भी वजूद में आया है जिसका नाम पॉक्सो एक्ट है, जिसमें दुष्कर्मी की गिरफ्तारी तुरंत होती है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है। इस एक्ट में पीड़ित बच्ची अथवा बच्चे को प्रोटेक्शन दिए जाने का भी प्रावधान है। इन सब प्रयासों के बावजूद दुष्कर्मी देश भर में दुष्कर्म की घटनाओं को विभत्स तरीकों से अंजाम दिए जा रहे हैं। देश भर में आए दिन हो रही बलात्कार की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस सांप को जितना कुचलने की कोशिश करो वो उतना ही बड़ा फन उठा फुंकार कर चुनौती दे रहा है कि मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं जब चाहूँ किसी को भी, कहीं भी, कभी भी अपना शिकार बना सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, इन दुष्कर्मियों के सामने हमारी सरकार, कानून, न्यायपालिका और लोग ऐसे लाचार और बेबस नजर आते हैं जैसे सबने उनका आदेश उस जंगल के शेर की तरह स्वीकार कर लिया हो, जिससे बचने के लिए सभी जानवरों ने तय किया था कि रोज हम में से एक शेर के भोजन के लिए स्वयं उसके सामने उपस्थित हो जावे, ताकि शेर बाकी जानवरों पर हमला ना करे। ऐसे में जिसका नंबर आता है वह हर तरह की पीड़ा से गुजरता है और उसके प्राणों के साथ ही उसकी पीड़ा का अंत होता है और बाकी जानवर चैन की सांस लेते हुए खुश होते हैं कि चलो हम तो बच गए हैं। लगता है हमारे देश भारत में भी ऐसा ही राज, ऐसी ही व्यवस्था चल रही है। जिसकी बहन बेटी का बलात्कार होता है उसकी तकलीफ और दर्द का एहसास सिर्फ उस बहन बेटी और उसके परिवार को ही होता है और सरकारें, नेता, कानून, कोर्ट और बाकी लोग उनके इस दर्द को मुआवजा, मुफ्त इलाज, जांच, तफ्तीश, गिरफ्तारी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, गवाह, न्याय, बहसबाजी, आंदोलन, कैंडल मार्च के बहाने लगातार बढ़ाने के काम में लगे रहते हैं। और ये सब लोग भी उन बचे हुए जानवरों की तरह आंखें बंद कर सच्चाई से मुंह फेर कर खुश हो रहे हैं कि वे बच गए हैं। लेकिन मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि मत भूलो, शेर की भूख की तरह इन दरिंदों की भूख और तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और एक न एक दिन तुम में से हर एक की बहन बेटी का नंबर भी आएगा। दोस्तों, सद्गुरु ओशो ने ऐसी घटनाओं से निपटने का एक अनूठा उपाय सुझाया था। उन्होंने बस्तर के आदिवासी समुदाय में प्रचलित एक प्रथा को इस समस्या से निपटने में बहुत प्रभावी बताया था। उनका दावा था कि आदिवासियों में प्रचलित इस प्रथा को अपनाकर पूरे भारत से बलात्कार और व्यभिचार जैसी गंभीर समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है। उनका मानना था कि स्त्रियों की शारीरिक बनावट कुछ ऐसी है कि वह बलात्कार नहीं कर सकती। ऐसे में उसको बलात्कार जैसे घृणित कृत्य से बचना बेहद जरूरी है। ओशो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के आदिवासी समुदायों में प्रचलित घोटुल व्यवस्था को इसके लिए उपयुक्त बताते थे। वे बताते थे कि इस प्रथा में छोटे छोटे आदिवासी गांवों, जिनमें कई गांवों की आबादी तो मात्र 200 से 300 तक ही है, के बीच में एक सार्वजनिक मकान बना होता है जिसे समुदाय के बड़े छोटे सभी मिलकर सजाते हैं। फिर युवक युवतियों को युवा अवस्था में पहुंचते ही यहाँ भेज दिया जाता है।
उस मकान में उन्हें 2 वर्ष साथ रहना होता है। इस दौरान युवक युवतियों को आपस में शारीरिक संबंध बनाने के साथ बाकी सभी चीज़ों के लिए भी पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन उन्हें एक शर्त का पालन करना पड़ता है। कोई भी किशोर और किशोरी 3 दिन से ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते। इन 2 वर्षों में उन्हें एक साथ रहने के कई अवसर मिलते हैं। घोटुल व्यवस्था के तहत लड़कियों की उम्र 13 वर्ष होना जरूरी है। ओशो के अनुसार 24 महीने बीतते बीतते किशोर किशोरी एक दूसरे को भलीभांति जानने और समझने लगते हैं। युवती को इस बात का पता चल जाता है कि उसे किससे तृप्ति मिलती है और किशोर भी जान लेता है कि कौन उसे सुख पहुंचा सकती है। 2 साल के बाद युवक युवती की उनकी पसंद के अनुसार शादी करवा दी जाती है। ओशो का मानना था कि इस व्यवस्था का पालन करने पर पुरुषों में दूसरे की पत्नी या अन्य स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थिति में दुष्कर्म की घटनाएं स्वतः ही रुक सकती हैं। ओशो ने बताया था कि उन्होंने खुद वहां जाकर इस प्रथा का जायजा लिया था। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने के लिए किए जा रहे सामाजिक प्रयासों पर चिंता जाहिर की थी। दोस्तों, बदलते वक्त और तथाकथित समाज सुधारकों के पिछड़े लोगों के उत्थान और विकास के प्रयासों से ऐसे आदिवासी समुदाय भी हमारी तरह भ्रमित हो अपनी वास्तविक संस्कृति से परे होते जा रहे हैं। अब घोटुल प्रथा का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। अब यह प्रथा सैलानियों के लिए एक मनोरंजन का माध्यम बनकर रह गई है। अब इस प्रथा में मनोरंजन के नाम पर सब कुछ तो होता है, लेकिन इस प्रथा की मूल आत्मा इस शोर शराबे और दिखावे में खो गई है। सद्गुरु ओशो ने जब इस प्रथा को खुद जाकर देखा था, तब और आज में सब कुछ बदल गया है। आज यदि हम वहां जाकर खोजबीन करें तो पता चलेगा कि बलात्कार जैसे घृणित कृत्य ने अब वहां भी अपनी जगह बना ली है। इन आदिवासियों की तरह ही विकास के नाम पर हम अपने मूल इंसानियत से बहुत दूर निकल चुके हैं। इसलिए आज हमारे सभ्य समाज में चारों तरफ हिंसा, बलात्कार, शोषण, षड्यंत्र जैसे अशांति के सभी स्वरूप नजर आते हैं। नहीं दिखती तो सिर्फ शांति और सौहार्द, जिसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं और किए चले जा रहे हैं। हमारा समाज जितना सभ्य और सुशिक्षित होता जा रहा है, आम इंसान उतना ही भीरू और असुरक्षित होता जा रहा है, खासकर हमारी बहन बेटियां। दोस्तों, एक समय था जब हमारा समाज इतना शिक्षित नहीं था, या कहें गांव के इक्का दुक्का लोग ही पढ़े लिखे होते थे। तब हर घर की बेटी को गांव की बेटी समझा जाता था। न सिर्फ समझा जाता था, बल्कि सचमुच ऐसा होता भी था। तब बेटियां पूरे गांव में कभी भी कहीं भी स्वच्छंद घूम फिर सकती थी, किसी के भी घर बेरोक टोक आ जा सकती थी। मजाल है कि कोई उसकी तरफ गंदी नज़रों से देख ले, देखना तो दूर, लोग ऐसी सोच से भी बहुत दूर थे। जब गांव की किसी लड़की की शादी होती थी तो उसका पति पूरे गांव का दामाद होता था। उसे गांव के हर घर में अपने ही दामाद जैसा सम्मान दिया जाता था। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हम सभ्य और सुशिक्षित होते गए, हमारी बहन बेटियां गांव में तो क्या, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। आज घर के लोगों से ही उन्हें बचकर रहना पड़ता है। ये है हमारे शिक्षित और सभ्य समाज की तरक्की, जहां हमें अपनी लाडलियों को तो क्या, अब लाडलों को भी गुड टच और बैड टच की शिक्षा देनी पड़ रही है। हमारे बेटे बेटियां अपने करीबी रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने भाई बाप से भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, सर्वकालीन सद्गुरु ओशो सही कहते थे, जो समाज जितना सभ्य और सुशिक्षित होगा, वो सेक्स का उतना ही दमन करेगा और उसका दुष्परिणाम बहुत विस्फोटक होगा। बलात्कार, अनाचरण, व्यभिचार के रूप में इसके विभत्स परिणाम समाज के हर व्यक्ति को झेलने ही पड़ेंगे। हम सब देख रहे हैं, आज ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, जरा सोचो, ये कैसा विकास कर रहे हैं हम, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा सभ्य समाज है जो हमें, हमारे बच्चों को अराजक, अनैतिक और व्यभिचारी बना रहा है। दोस्तों, आज हमारी मानसिकता सब कुछ चलता है जैसी हो गई है। हम गलत होते देख रहे हैं, सब कुछ भोग रहे हैं, लेकिन क्यों, इस पर कोई जरा भी चिंतन नहीं कर रहा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ही सही, लेकिन आपके बारे में आपको सोचने के लिए राजी किया है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस दोस्त के एक छोटे से प्रयास, 2 पल ठहरें और अपने लिए, अपने बारे में सोचें को प्रोत्साहित जरूर करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी वजह से वे भी अपने बारे में सोचने की शुरुआत कर सकें और आपकी तरह वे भी दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग कर सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।
ताकि आपके दोस्त आपको आपसे मिलाने वाले, आपकी सोच को जगाने वाले, आपके वैचारिक हमसफर के विचारों की पहली खनक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल गुजारिश है, अपने इस दोस्त पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.